एक छोटे से गांव में जहां अकाल ने सब कुछ सुखा दिया था और भूखमरी का साया गहरा चुका था, लखन और उसकी पत्नी रीमा रहते थे। उनके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। अजी सुनते हो? रीमा की आवाज में चिंता घुली थी। घर में अनाज खत्म हो चुका है। आपको जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो हम कैसे जी पाएंगे। लखन उदास था। उसकी आंखें खाली थीं, जिनमें आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। रीमा, तुम तो जानती हो पूरे गांव में अकाल पड़ा है और इस अकाल के चलते कहीं काम भी नहीं मिल पाता। मैंने कितना ढूंढा पर कोई काम देने को तैयार ही नहीं। हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, रीमा ने जोर दिया। आपको कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हाँ रीमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लखन ने हताशा में सिर झुका लिया। अगर आप मेरी बात माने तो आप एक काम कीजिए, कुछ दिनों के लिए रौनकपुर शहर चले जाइए। वहाँ आपको कोई न कोई काम जरूर मिल जाएगा। रीमा की आवाज में अब दृढ़ता थी। लखन ने कुछ पल सोचा। रीमा की बात में दम था। ठीक है रीमा, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। इस तरह अब गांव में रहकर कोई फायदा नहीं। मैं कल सुबह ही रौनकपुर की ओर निकल जाऊंगा। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ लखन शहर की ओर निकल पड़ा। घने जंगलों को चीरते हुए वो आगे बढ़ता जाता। उसका मन अनिश्चितता से भरा था, लेकिन रीमा के शब्दों ने उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। वो मन ही मन सोचता, इसे ही कुछ पूछ लेता हूँ, पता नहीं कुछ ऐसा बता दे जिससे मुझे जल्दी काम मिल जाए। ये सोचते सोचते लखन एक पुराने बाबा के पास जाकर खड़ा हो जाता है, जो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। प्रणाम बाबा। लखन ने विनम्रता से कहा। बोलो बेटा, इतने घने जंगलों के बीच तुम क्या कर रहे हो? बाबा ने शांत स्वर में पूछा। बाबा, गांव में अकाल पड़ चुका है और गांव में कोई काम नहीं दे रहा। काम की तलाश में ही मैं शहर जा रहा हूँ। तभी रास्ते में मुझे आप नजर आ गए। लगा कि आज आपसे कुछ उपाय मुझे मिल जाएंगे तो मुझे काम मिलने में सहायता हो जाएगी। बाबा, वही सुनने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। आओ बैठो बेटा। बाबा ने पास की जगह दिखाते हुए कहा। बाबा, ऐसा कुछ बताइए जिससे मुझे काम जल्दी मिलने में सहायता हो और मेरे काम में मुझे सफलता मिले। देखो बेटा, तुम काम ढूंढने तो जा रहे हो। यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें प्रथम जो काम मिलेगा तुम्हें उसे कर लेना है। उसे मना नहीं करना, चाहे वह कोई भी काम हो। ठीक है बाबा, वो तो मैं कर लूंगा। और कुछ उपाय बताइए। लखन ने उत्सुकता से पूछा। तो सुनो, कभी दूसरे की चीज पर छल कपट करके अपना अधिकार मत जमाना। कभी किसी के साथ धोखा मत करना। ठीक है बाबा, मैं कभी किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा। आप कोई उपाय तो बताइए। लखन को लग रहा था कि बाबा उसे उपदेश दे रहे हैं, उपाय नहीं। ठीक है, सुनो। अगर तुम्हें किसी की निजी बात या फिर रहस्य पता चलता है तो वह तुम किसी तीसरे आदमी के सामने नहीं खोलोगे। हाँ बाबा, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। पर आप मुझे कोई उपाय क्यों नहीं बता रहे हैं? ये सारे तो उपदेश हैं। मैं आपसे कितनी देर से उपाय मांग रहा हूँ, पर आप गोल बात बताते हो। लखन की आवाज में थोड़ी अधीरता थी। बाबा मुस्कुराए। अगर तुम कभी किसी काम से कहीं जा रहे हो और चाहे तुम्हें कितनी भी जल्दी हो, कितना भी बड़ा नुकसान क्यों न हो जाए, लेकिन अगर तुम्हें कोई साधु संत दिख जाए तो तुम उनके दर्शन लिए बिना और उनकी अनुमति लिए बिना वहां से नहीं जाओगे। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। अच्छा ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। लखन ने सोचा कि बाबा सिर्फ ज्ञान की बातें बता रहे हैं, काम से जुड़ा कोई सीधा उपाय नहीं, और लखन वहां से आगे बढ़ जाता है। चलते चलते वह एक बड़ी सी हवेली के पास पहुंचता है। वह हवेली के बाहर खड़ा ही होता है। वह सोचता, अरे इतनी बड़ी हवेली, शायद कोई बहुत बड़ा व्यापारी या सेठ यहाँ रहता होगा। क्या पता इसके पास मुझे कोई काम मिल जाए। किसी से पूछना पड़ेगा। तभी अचानक एक आदमी आकर लखन के पास खड़ा हो जाता है। अरे भाई, तुम यहाँ के नहीं लगते। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, मैं बहुत दूर से काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। गांव में अकाल के चलते कुछ काम नहीं मिल रहा था और गांव में पैसों की बहुत तंगी हो रखी है। खाने तक को पैसे नहीं हैं, इसलिए काम की तलाश में निकल पड़ा हूँ, कहीं कुछ काम मिल जाए। भाई, अगर आपकी नज़र में कोई मेरे लिए काम हो तो मुझे दिलवा दीजिए।
मैं कोई भी काम कर लूंगा, छोटा बड़ा जो भी मिल जाए। आपका बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। अमन को ये सारी बात सुनकर लखन पर दया आ जाती है। वह सोचता, अरे मुझे तो बाबा जी ने कहा था यहाँ से निकलने के बाद जो भी काम मिले वो कर लेना। एक काम करता हूँ, हाँ कर देता हूँ। आगे का आगे देखा जाएगा। हाँ, जितने दिन काम करोगे उतने दिन की तनख्वाह तुम्हें मिल जाएगी। देखो, हमारे सेठ शिवराम जी के पास बहुत सारे अलग अलग नस्ल के घोड़े हैं और सेठ जी को घोड़ों से बहुत लगाव है। इसलिए उन्होंने बहुत सारे घोड़े दूर दूर से मंगवा रखे हैं और यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं सबको दो दो घोड़े बांट रखे हैं ताकि सभी घोड़ों का ख्याल अच्छे से रखा जाए। मेरे पास जो 2 घोड़े हैं, आज से मेरी जगह तुम उनका ख्याल रखोगे। ठीक है भाई, मैं कर लूंगा। लखन ने तुरंत हाँ कर दी। मैं मालिक से तुम्हारे बारे में बात करूंगा और याद रखना, काम ठीक से करना, मेरा नाम खराब मत करना, वरना मालिक तुम्हें तो कुछ भी नहीं बोलेंगे लेकिन मुझे काम से निकाल देंगे, मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। कुछ भी गड़बड़ मत करना। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे छुट्टी पर जाना पड़ रहा है, नहीं तो मैं भी नहीं जाता। मेरे आने तक तुम घोड़ों का अच्छे से ख्याल रखना। मालिक को किसी भी शिकायत का कोई मौका मत देना। अमन की आवाज में चिंता और उम्मीद दोनों थी। तुम चिंता मत करो भाई, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा। तुम चिंता मत करो भाई, मैं सब कर लूंगा। लखन ने उसे विश्वास दिलाया। ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मालिक से मिलवा देता हूँ। अमन लखन को लेकर सेठ शिवराम के पास जाता है। सेठ जी, ये लखन है, आज से यही मेरी जगह काम करेगा। सेठ शिवराम एक बहुत धनी व्यक्ति था और उसके पास बहुत सारे घोड़े थे। घोड़ों से उसे बेहद लगाव था। वो उस राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसकी एक बेटी थी जो इकलौती थी। सेठ शिवराम अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता है। देख लखन, मैं इन 2 घोड़ों की देखभाल किया करता था और आज से तुम्हें इन दोनों की देखभाल करनी है। याद रखना, इन्हें रोज खिलाना, पिलाना, नहलाना और मालिश करना, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम चिंता मत करो भाई, मैं सब कर लूंगा। तुम निश्चिंत होकर जाओ, लखन ने पूरी ईमानदारी से कहा। फिर अमन उसे अपने कमरे में लेकर जाता है। देख लखन, ये मेरा कमरा है, आज से ये तुम्हारा है। तुम यहीं पर रहना और हाँ, मेरी बातें याद रखना, कोई लापरवाही मत करना। मैं बहुत जल्द लौटूंगा। तुम चिंता मत करो भाई, मैं सब कर लूंगा। तुम निश्चिंत होकर जाओ। लखन ने उसे फिर से आश्वस्त किया। अमन वहां से चला जाता है और फिर दूसरे ही दिन लखन काम पर लग जाता है। वो घोड़े को तालाब में जाकर नहलाता है और फिर वापस आकर चरागाह जाकर घोड़े के लिए चना लेकर आता है। वहाँ हर घोड़े के लिए 30-30 सेर चना दिया जाता है। लखन दिन भर का सारा काम निपटा लेता है। वो सोचता, चलो आज का काम तो निपट गया। एक काम करता हूँ, यहाँ जो काम करते हैं उनके पास जाकर थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, उनसे थोड़ी जान पहचान हो जाएगी। यह सोचकर लखन अपने अन्य साथी के पास जाकर बैठता है। अरे आओ लखन, और बताओ कैसा लग रहा है यहाँ काम करके? ठीक है भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ही है। एक बात बताना भाई, यहाँ जो तनख्वाह मिलती है आपका घर, उसमें अच्छे से चल जाता होगा ना? अच्छा, बहुत अच्छे से चल जाता है, क्योंकि भाई यहाँ सिर्फ तनख्वाह पर काम नहीं होता, यहाँ और भी दूसरे रास्ते हैं पैसे कमाने के। लखन चौंक गया। सेठ जी तो अच्छी तनख्वाह देते ही हैं, लेकिन हम लोग दूसरे रास्ते से भी और पैसे कमा लेते हैं। दूसरा रास्ता? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और भी कोई काम है क्या जिससे पैसे कमाए जा सकें? हाँ भाई, हमें जो घोड़ों के लिए चारा मिलता है, घोड़ों को खिलाते हैं और बाकी का चारा हम बाजार में बेचते हैं, और ये काम रोज होता है तो हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। भाई, लेकिन ये तो गलत है ना। घोड़े को भूखा रखकर आप लोग उनके हिस्से का चारा बेचते हो, ये सरासर गलत है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और तो और, किसी दिन सेठ जी को पता चला तो वो क्या कहेंगे? अरे यार, तुम ज्यादा ध्यान मत दो, यहाँ ध्यान से पेट नहीं भरता, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग लगाओगे तो ही पैसे मिलेंगे। अगर तुम्हारी तरह बनकर रहेंगे ना, फिर तो हो गया सत्यानाश।
मैं तो कहता हूं तुम भी यही काम करो और पैसे कमा लो। वैसे भी अमन भी यही किया करता था। पैसों में खेलोगे? मेरी बात मान लो, पैसे कमाने का इससे आसान तरीका और कोई नहीं है। लखन सोच में पड़ जाता है। उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। वह सोचता, वैसे ये तो सही कह रहा है, इतनी आसानी से पैसे मिल रहे तो मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। वैसे भी मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। अमन के आने तक मैं भी यही करता हूँ। उसके हिस्से की तनख्वाह भी मिल जाएगी और ऊपर से ये काम करके और पैसे भी कमा लूंगा। फिर अचानक लखन को बाबा की बात याद आती है। नहीं नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये गलत है। मुझे याद आया, मुझे बाबा ने कहा था कि किसी के साथ छल कपट नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, और ये तो सरासर धोखा है। सेठ जी हमारे ऊपर भरोसा करते हैं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये तो धोखा देने जैसा ही होगा। नहीं, चाहे कुछ भी हो, मुझे ये नहीं करना है। नहीं भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये बेईमानी है, धोखा है। तुम सब सेठ जी को धोखा दे रहे हो। तुम्हें भी ये सब नहीं करना चाहिए। सेठ जी तुम्हें अच्छी खासी तनख्वाह दे रहे हैं तो उसी में खुश रहना चाहिए। तुम्हें भी ऐसे गंदे काम छोड़ देने चाहिए। ए चुप कर, तुझे मैं कुछ बोल नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं कि तू जबान पर जबान चला रहा है। तुझे किसी ने पूछा क्या? तुझे तो मैं अच्छे के लिए बोल रहा था। तुझे नहीं करना है तो मत कर। और हाँ, एक बात, अगर तूने बाहर जाकर अपना मुंह खोला तो याद रखना, तेरी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। तू हम लोगों को जानता नहीं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। साथी की आवाज में धमकी थी। लखन उनकी बातों से डर जाता है और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। दूसरे दिन सुबह लखन ईमानदारी से फिर से घोड़े का ख्याल रखने लगता है। एक दिन सेठ जी घोड़ों का निरीक्षण करने के लिए निकलते हैं तो वो देखते हैं कि घोड़े बिल्कुल कमजोर पड़ गए हैं। सेठ जी को ये देख बहुत क्रोध आता है। ये क्या है रामू? यह घोड़े इतने कमजोर कैसे हो गए? इनका ख्याल अच्छे से नहीं रखा जा रहा क्या? सेठ जी ने रामू से पूछा। सेठ जी आगे चलकर देखते हैं तो दूसरे घोड़े भी उतने ही कमजोर होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद सेठ जी देखते हैं कि दो घोड़े बहुत तंदुरुस्त होते हैं। उनमें अजब सी चमक होती है। ये देखकर वे बहुत खुश हो जाते हैं और रामू से कहते हैं, रामू, ये दो घोड़े तो बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। इनकी देखभाल कौन कर रहा है? हम उनसे मिलना चाहते हैं। लखन को वहां बुलाया जाता है। सेठ जी लखन से कहते हैं, अरे लखन, तो तुम इन घोड़ों की देखभाल कर रहे हो? बहुत बढ़िया। यह घोड़े वाकई में बहुत स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। तुम इनकी देखभाल बहुत अच्छे से कर रहे हो। हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हुए। लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आ रही। तुम्हारे घोड़ों को भी वही खाना दिया जाता है जो अन्य घोड़ों को दिया जाता है। फिर अन्य घोड़े इतने कमजोर कैसे पड़ गए? सेठ जी, मुझे इस बात का उत्तर पता है कि अन्य घोड़े इतने कमजोर कैसे पड़ गए, लेकिन मैं आपको तभी बता पाऊंगा जब यहाँ मेरे अन्य साथी भी मौजूद हों। लखन ने दृढ़ता से कहा। लखन के कहने पर सेठ जी सबको वहां पर बुलाते हैं और फिर लखन सबके सामने सेठ जी को सारी सच्चाई बता देता है। सेठ जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता। इतना बड़ा धोखा! तुम सब के सब धोखेबाज हो, आस्तीन के सांप हो। मैं तुम पर भरोसा करके अपने घोड़ों को तुम्हें सौंपा था। मुझे लगा था तुम उनकी अच्छे से देखभाल करोगे, इसलिए मैंने हर दो घोड़ों के लिए एक आदमी रखा था ताकि तुम्हें ख्याल रखने में तकलीफ ना हो और मेरे घोड़ों का ख्याल भी अच्छे से रखा जाए। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ छल, कपट और धोखा करने की? मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे प्रिय घोड़े के साथ ऐसा सलूक किया है, तुम्हारे साथ भी वही सलूक होगा। तुम्हें भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मारूंगा। तुम्हें खाने तक को कुछ नहीं दिया जाएगा। सेठ जी का चेहरा क्रोध से लाल था। सेठ जी, हमें माफ कर दीजिए। सर जी, हमसे भूल हो गई, हम भटक गए थे, हमें माफ कर दीजिए। हम आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम कसम खाते हैं, हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। इस बार हमें माफ कर दीजिए सेठ जी। सभी गिड़गिड़ाने लगे। लखन सेठ जी से कहता है, सेठ जी, इन्हें माफ कर दीजिए। भूल तो सबसे हो जाती है ना, और ये अपनी भूल के लिए बहुत शर्मिंदा है। इन्हें माफ कर दीजिए, ये आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे लगता है इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ठीक है लखन, हम सिर्फ तुम्हारे कहने पर इन्हें माफ कर रहे हैं।
आज के बाद तुम इन सब पर ध्यान रखोगे। सभी घोड़ों को अच्छे से खाना मिल रहा है या नहीं, ये जिम्मेदारी अब मैं तुम्हें सौंपता हूँ। तुम्हें मैं मुख्य निरीक्षक बनाता हूँ। आज के बाद इन सब पर तुम नजर रखोगे और मुझे विश्वास है तुम्हारी निगरानी में अगर यह सब कुछ होगा तो मेरे सारे घोड़े तंदुरुस्त और स्वस्थ रहेंगे। जी सेठ जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। सेठ जी के जाने के बाद लखन अपने साथियों से कहता है, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया, अगली बार नहीं बचाऊंगा। याद रखना, आइंदा ऐसी भूल ना हो पाए। तुम्हें पूरी ईमानदारी से घोड़े का ख्याल रखना है। उस दिन के बाद बाकी के सारे लोग भी घोड़ों का अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। घोड़ों को अच्छी खुराक मिलने से वे फिर से तंदुरुस्त हो जाते हैं। सेठ जी यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर एक दिन अमन वापस आता है। अमन के वापस आते ही उसके साथी उसे सारी सच्चाई बताते हैं। अमन, तेरी गैर मौजूदगी में लखन ने हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। उसने सेठ जी को सारी सच्चाई बता दी। हम जो चना बेचकर पैसे कमाया करते थे अब वो भी बंद हो गया। सेठ जी ने तो हमें जान से मारने तक की धमकी दे दी थी। और तो और अब लखन हमारा मुख्य निरीक्षक बन चुका है। अब वो हम सब पर राज करता है। खुद को बहुत बड़ा सेठ समझने लगा है। तुम कुछ करो अमन, उसे कैसे भी करके यहां से निकालो। साथियों की आवाज में जलन और गुस्सा था। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इस लखन की मदद मुझे करनी ही नहीं चाहिए थी। यह मेरी ही गलती है। मैंने उस पर तरस खाकर उसे अपनी जगह काम पर रखा था, लेकिन अब वो मुझ पर ही राज करेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये मैं नहीं होने दूंगा। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब मैं आ चुका हूं ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। इसका पत्ता तो मैं ही साफ करूंगा। अमन का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अमन को आते देख लखन बहुत खुश हो जाता है। अरे अमन, बहुत दिनों बाद लौटे, कैसे हो भाई? और तुम्हारी माँ की तबीयत अब कैसी है? सब ठीक तो है ना? अमन को मन ही मन लखन पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह छुपाते हुए कहता है, हाँ हाँ सब ठीक है। लखन उसे सब बताता है जो उसकी गैर मौजूदगी में हुआ। अमन को ये सारी बातें पहले से पता होती हैं, लेकिन वो सुनने का नाटक करता है। अमन मन ही मन बहुत गुस्सा करता है। बारिश तेज होने लगी थी। अमन अस्तबल की ओर जाता है। वो सोचता है, बारिश तो बहुत तेज आ रही है। एक काम करता हूँ, एक बार घोड़ों को देखकर आता हूँ कि वे सही से अस्तबल में बंधे हैं या नहीं। वो घोड़ों को देखने के लिए बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ पर सेठ की बेटी तारिका आ जाती है। अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम्हें इतनी रात में यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। कितने दिन हो गए तुमसे मिल नहीं पाई। तुम गांव जो चले गए थे इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा था और मैं तुमसे मिलने आ गई। तारिका की आवाज में प्रेम और चिंता दोनों थी। मैं कल तुमसे मिलने ही वाला था। मैं दोपहर में तुमसे मिलने आने वाला था, लेकिन क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इस लखन की वजह से मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया था, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आया। अमन ने गुस्से में कहा। क्या बात है, मुझे बताओ। अमन तारिका को लखन के बारे में सारी सच्चाई बताता है, जिसमें उसकी पदोन्नति और उसके साथियों को सेठ जी की धमकी शामिल थी। इतनी हिम्मत कि वो तुम्हारी जगह लेना चाह रहा है। तुम चिंता मत करो, इसका बंदोबस्त मैं जल्द से जल्द करूंगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे तुम मुझ पर छोड़ दो। तारिका, तुम अब यहाँ से जाओ। वह लखन आता ही होगा। कहीं उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो सबको सच्चाई पता चल जाएगी। अमन ने घबरा कर कहा। तब तक लखन वहाँ पर आ चुका होता है और बाहर से ही उसे तारिका और अमन को बातें करते हुए दिख जाता है। उसने उन्हें एक दूसरे के करीब देखा। उनके शब्दों को नहीं सुना, लेकिन स्थिति स्पष्ट थी। वो सोचता, सेठ जी की बेटी है और अमन और इसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। ये तो सरासर धोखा है। अमन सेठ जी को धोखा दे रहा है। यह सही नहीं है। मैं अभी जाकर सेठ जी को सारी सच्चाई बताता हूँ। ये सोचकर लखन चुप हो जाता है और तारिका भी वहाँ से चली जाती है। लखन ने बाबा की सीख को अपने मन में धारण किया था, भले ही उसे ये कितना भी मुश्किल लगा हो। अगले दिन सुबह तारिका अपने पिताजी से मिलती है और कहती है, पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो बेटी, क्या बात है? तुम बहुत परेशान दिखाई दे रही हो। सेठ जी ने अपनी बेटी की चिंता देख पूछा। पिताजी, बात ही कुछ ऐसी है। दरअसल हमारे यहाँ जो लखन काम करता है
जिसे आपने मुख्य निरीक्षक बनाया है, उसकी बुरी नजर मुझ पर है। वह मुझसे बहुत गंदी गंदी बातें करता है। कल तो उसने सारी हदें पार कर दी। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाकर वहां से भागी हूं पिताजी। तारिका ने झूठ बोला, अमन को बचाने के लिए लखन को फंसाने की साजिश रचते हुए। यह सुनते ही सेठ के तन बदन में आग लग जाती है। उसकी इतनी हिम्मत! वह मेरी बेटी पर नजर रखता है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरे दिन सेठ जी एक आदमी से मिलते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें मेरा एक काम करना है। तुम्हें मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। बोलिए सेठ जी, क्या करना होगा? मैं कल तुम्हारे पास एक आदमी भेजूंगा। याद रहे, सवेरे तुम्हारे पास जो भी पहला आदमी आए, तुम्हें उसे बिना कुछ दिए ही लौटा देना है। सेठ जी ने एक अजीब शर्त रखी। सेठ जी के आदेश पर अगले दिन सुबह लखन को सेठ जी ने बुलाया। लखन उनके कमरे में पहुंचा तो सेठ जी ने उसे एक पत्र देते हुए कहा, लखन, यह पत्र लेकर तुरंत शहर के बाहर बसे साधु संत के आश्रम में जाओ। उन्हें मेरा प्रणाम कहना और यह पत्र दे देना। कोई भी देरी मत करना। लखन ने सिर झुकाकर पत्र ले लिया और तुरंत आश्रम की ओर चल पड़ा। वो ये नहीं जानता था कि ये उसकी अंतिम परीक्षा थी। अमन और उसके साथी, जो इस साजिश में शामिल थे, आश्रम के रास्ते में छिपकर बैठे थे ताकि लखन को साधु संत के पास जाने से रोक सकें। लखन जब आश्रम के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रास्ते में एक साधु बैठे हुए हैं। उन्हें देखते ही लखन को बाबा की अंतिम सीख याद आई। अगर तुम्हें कोई साधु संत दिख जाए तो तुम उनके दर्शन लिए बिना और उनकी अनुमति लिए बिना वहां से नहीं जाओगे। लखन रुक गया। उसने साधु के चरणों में प्रणाम किया। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया। लखन ने साधु से पूछा, महाराज, मैं सेठ शिवराम का एक जरूरी पत्र लेकर आया हूँ जिसे मुझे आश्रम में देना है। क्या मैं आपकी अनुमति लेकर आगे बढ़ूं? बेटा, तुम जिस पत्र को लेकर जा रहे हो उसमें तुम्हारी मृत्यु का आदेश लिखा है। सेठ ने तुम्हें फंसाने के लिए यह योजना बनाई है। लखन ये सुनकर सन्न रह गया। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि अमन और सेठ की बेटी तारिका का प्रेम प्रसंग चल रहा है और वे तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। तारिका ने तुम्हारे खिलाफ झूठी शिकायत की है। लखन को अब सब कुछ समझ आ गया। बाबा की हर बात कितनी सच्ची थी। उसने अपने मन में उन सभी सीखों को दोहराया। चिंता मत करो बेटा, तुम सेठ को जाकर कहो कि साधु ने कहा है कि तुम्हें यह पत्र रात में देना चाहिए, सुबह नहीं। साधु ने लखन को एक उपाय बताया। लखन ने साधु को धन्यवाद दिया और वापस सेठ के पास चला गया। सेठ जी, मैं आश्रम गया था, लेकिन साधु ने कहा कि यह पत्र रात में ही देना चाहिए, सुबह नहीं। सेठ शिवराम को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि साधु की बात का सम्मान करना चाहिए। उसने लखन को रात में पत्र देने के लिए फिर से भेजा। इधर अमन और तारिका ने सोचा कि लखन तो अब मर चुका होगा। अमन अपने साथियों के साथ खुशियां मना रहा था। रात में जब लखन फिर से आश्रम पहुंचा तो साधु ने उसे एक और पत्र दिया और कहा, इस पत्र को सेठ को देना, अब तुम सुरक्षित हो। लखन ने वह पत्र लिया और सेठ के पास वापस आया। उसने सेठ को नया पत्र दिया। सेठ ने जब वह पत्र पढ़ा तो उसकी आंखें खुल गईं। उस पत्र में अमन और तारिका के प्रेम प्रसंग और लखन को फंसाने की पूरी सच्चाई लिखी थी। साधु ने ये भी लिखा था कि लखन एक ईमानदार और सच्चा व्यक्ति है जिसने उनकी सभी सीखों का पालन किया है। सेठ शिवराम का खून खौल उठा। उसने तुरंत अमन और तारिका को बुलाया। ये सब क्या है? सेठ ने क्रोध से पूछा। अमन और तारिका डर गए। अमन के साथियों ने भी अब कुछ नहीं कहा। लखन, तुमने मुझे धोखा देने वालों को माफ कर दिया था, लेकिन इन धोखेबाजों ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की। तुमने अपनी ईमानदारी और धैर्य से खुद को साबित किया। शिवराम ने अमन और उसके सभी साथियों को तुरंत काम से निकाल दिया और उन्हें राज्य से बाहर कर दिया। उसने तारिका को भी इस धोखे के लिए दंडित किया और उसे घर में नजरबंद कर दिया। तुम सच्चे हीरे हो लखन। आज से तुम मेरे सबसे विश्वसनीय व्यक्ति हो। मैं तुम्हें अपने सारे व्यापार का मुखिया बनाता हूँ। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने तुम्हें इस पद के योग्य बनाया है। लखन ने नम्रता से सेठ का धन्यवाद किया। उसने अपनी पत्नी रीमा को वापस बुलाया और उन्हें अपने नए जीवन के बारे में बताया। रीमा खुशी से फूली न समाई। लखन ने बाबा की सीखों का पालन करके
न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि अपने जीवन में सफलता भी हासिल की। वह समझ गया था कि सच्चे उपाय कोई जादुई चीज नहीं बल्कि ईमानदारी, धैर्य और सही निर्णय ही थे। उसने अपने गांव के लोगों की मदद की और उनके लिए रौनकपुर से अनाज और काम की व्यवस्था की। अकाल से जूझ रहे गांव में लखन एक नई उम्मीद लेकर आया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, धैर्य